कक्षा 11 भूगोल खंड ख भारत का भूगोल चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत भारत में बहने वाले सभी नदियों के जाल को हमें पढ़ना है और इन्हीं जालों को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जल जिन नलिकाओं द्वारा या नदियों द्वारा बहता है और उनका एक पूरे धरातल पर जाल सा बन जाता है, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं। तीसरा अध्याय है आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। ड्रेनेज यानी नालियाँ या जल का जो निकासी है और उसका सिस्टम यानी तंत्र जो जाल बना हुआ है उसका अध्ययन करना है। किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि से प्रभावित एक एवं नियंत्रित होता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं यानी ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाती है, जिससे जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो इसकी अंग्रेजी कैचमेंट एरिया यानी जितने क्षेत्र का जल वो ग्रहण करती है नदी या उसका बहाव करती है, वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, यानी उसे जल विभाजक या वाटर शेड अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अलसंगर यानी वाटर शेड कहा जाता है। यानी अगर नदी बड़ी है तो उसको द्रोणी बोला जाएगा और अगर नदियाँ छोटी हैं, नाले की तरह हैं, तो अलसंगर या वाटर शेड बोला जाता है। अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब अपवाह का जो प्रतिरूप होता है वो 4 प्रकार का होता है, तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 वृक्षाकार प्रतिरूप। डेंड्रिटिक पैटर्न। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, उदाहरण के लिए क्या देंगे, उत्तरी मैदान की नदियाँ। अब अरीय प्रतिरूप होता है रेडिकल पैटर्न, यानी रेडियल
सीधा सीधा अरीय पैटर्न। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो अमरकंटक, उदाहरण के लिए अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस पैटर्न का उदाहरण हो सकती हैं, क्योंकि अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर और दक्षिण पश्चिम में भी बहती हैं। और तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप, तो ट्रेलिस पैटर्न। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनको समकोण पर काटती हों तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो वो जालियाँ बन जाएंगी, खड़े खड़े बह रहे हैं, उसमें बेड़े बेड़े यानी समकोण पर आकर के सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, तो वहाँ जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। अब केंद्रीय प्रतिरूप, तो सेंट्रीपेटल पैटर्न। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? तो जो भारत के 77% जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो वो दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो वो कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट सिंघी खम्बान अथवा शेरमुख ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली कोई 3 सहायक नदियों का नाम लिखिए। तो उसके दाहिने तरफ है खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, काबुल और श्योक नदियाँ। तो ये इसको नहीं जानते, लेकिन ये श्योक नदी अभी चर्चा में थी, गलवान घाटी वाला। नंबर 6, भारत में सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर राज्य के किस ज़िले में बहती है? तो सिंधु नदी केवल लेह ज़िले में बहती है, यानी सिंधु नदी भारत में सिर्फ लेह ज़िले में बहती है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थान पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झरना है। तो जान लीजिए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरना से। वेरीनाग झरना कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंध की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। याद करिए, ब्यास नदी, रोहतांग दर्रा और ब्यास कुंड। सतलज नदी किस स्थान से निकलती है? तो सतलज नदी 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के राक्षस ताल से। सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब नाम से जाना जाता है। लांगचेन खम्बाब नामक नाम से जाना जाता है।
गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यानी गोमुख हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। भागीरथी नदी किस स्थान के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है, तब इसे गंगा का नाम दिया जाता है। तो जो देवप्रयाग है उसमें अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से आगे जब दोनों मिलकर बहती हैं तब उन्हें गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वो है यमुना। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है मापबाचुंगो हिमनद। मापबाचुंगो हिमनद किसका है? घाघरा नदी का। शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद जो है वहाँ से शारदा या सरयू नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। तो कैलाश के मानसरोवर झील भी लिख देंगे तो सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शाम्पो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना कहलाई जाती हैं। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से महानदी निकलती है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो वहाँ से सिहावा स्थान से वो महानदी निकलती है। किस नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर पठार है। त्र्यंबकेश्वर पठार है जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। तो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर पठार है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के कोगांड जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है कोगाड़ जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है तथा क्यों? तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से इसके ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा का जल प्राप्त होता है और निचले क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त होता है। इस कारण कावेरी नदी में हमेशा पानी रहता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार का पश्चिमी पार्श्व है, जो 1057 मीटर ऊंचा या ऊंचाई पर स्थित है। कौन है नर्मदा? नर्मदा देखिए पश्चिम में बहती है, सोन उत्तर में बहती है और वहीं से जो है आसपास महानदी दक्षिण की तरफ बहती है। तो यही बताया गया है कि जो अमरकंटक पठार है वहाँ जो नदियों का प्रतिरूप है वो अरीय है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसकी लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल झील में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से मुल्ताई से निकलती है। गरसोप्पा यानी इसको जोग प्रपात भी कहते हैं,
किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसका उद्गम स्थान कहाँ है? केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है और यह अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है। हिमालय की नदियों का विकास किस विशाल नदी से हुआ है? हिमालय की नदियों का विकास किस विशाल नदी से हुआ है? तो शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी से 2.4 करोड़ से 50 लाख करोड़ पहले हुआ था, यानी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी से। अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ है? तो अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ है। वही अलकनंदन जो भागीरथी से मिलकर के गंगा बनती है और देवप्रयाग में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। 2 भारतीय नदियों के नाम बताइए जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो वो नर्मदा और ताप्ती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों और उत्तर भारत की नदियों के बीच जल विभाजक का नाम बताइए। तो उसका विभाजक जो है वो विंध्य सतपुड़ा श्रेणी है। अपवाह का अर्थ स्पष्ट करो। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की परिभाषा लिखो। एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है, जिसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। यानी जितने क्षेत्र से वो जल बहा कर लाती है वो उतना क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र है। अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब लघु उत्तरी प्रश्न है। भारत की नदियों प्रदूषित क्यों हैं? भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? कोई 3 कारण बताइए। तो वो कारण आप बता सकते हैं। औद्योगिक कूड़ा कचरा तथा घरेलू क्रियाकलापों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं गंदे नालों द्वारा बह कर के भारत की नदियों ये नाले गंदे नाले द्वारा बहाकर भारत की नदियों में मिलाया जाता है, जिससे वो दूषित होती हैं। दूसरा है बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे हैं और कई बार मृत शरीर या उनके अवशेषों को नदी में बहा दिया जाता है। नंबर 3, कुछ त्योहारों तथा फूलों और मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान, कपड़े आदि की धुलाई से नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। दूसरा है हिमालयी अपवाह तंत्र की कौन सी नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है और क्यों? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं जो भारी मात्रा में जल प्रवाहित करती हैं, जिसमें यह वर्षा ऋतु में भारी बाढ़ से असम में तबाही मचाती है। ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आता है, जिससे इसकी गली में अवसाद जमा हो जाने के कारण तटीय अपरदन करती है अतः प्रायः अपना मार्ग भी बदल देती है। अगला नंबर है जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रमुख नदी द्रोणी। इसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि। मध्य नदी द्रोणी
तो जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसे न्यून वर्षा क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। जो अगला है प्रश्न है, नदी अपवाह प्रवृत्ति क्या है? उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। उत्तर, एक नदी के अपवाह क्षेत्र में वर्ष भर जल प्रवाह के प्रारूप में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इसे नदी बहाव कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं सदा नीरा अथवा बारहमासी हैं, क्योंकि वे अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से जल नहीं प्राप्त करती हैं, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों में बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। नर्मदा नदी में जल प्रवाह का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम होता है, लेकिन अगस्त से नदी में जल प्रवाह अधिक हो जाता है। तब यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अगस्त में उफान। अगला प्रश्न है, नदी की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नदी की उपयोगिता निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिंचाई। भारतीय नदियों के जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारतीय नदियों में प्रतिवर्ष 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल बहता है, जिसमें 55,517 करोड़ घन मीटर अर्थात वार्षिक अपवाह का 33% का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जल शक्ति उत्तर में हिमालय, पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, पूर्व में मैकाल और छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व में मेघालय के पार और पूर्वांचल तथा दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी घाट पर बड़े पैमाने पर जल शक्ति के विकास की संभावनाएं हैं। देश में इन नदियों से 60% कार्य क्षमता के आधार पर लगभग 4.1 करोड़ किलोवाट शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। जलमार्ग। देश के उत्तर और उत्तर पूर्व में क्रमशः गंगा, ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा, गुजरात में नर्मदा और ताप्ती तथा तटीय राज्यों में झीलों व ज्वारी निवेशिकाओं में देश के प्रमुख और उपयोगी जलमार्ग हैं। देश में लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। इसमें से 2400 यानी 2,480 किलोमीटर लंबी नौगम्य में स्टीमर और बड़ी नावें, 3,920 किलोमीटर में लंबी नौगम्य नदियों में मध्यम आकार की देसी नावें और 4,200 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहरें हैं। कृष्णा नदी और ताप्ती केवल मुहाने के निकट ही नौगम्य हैं। तो कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती के सिर्फ मुहाने पर नौकायन किया जा सकता है। नदी जल उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? उत्तर, नदी जल उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध न होना। नंबर 2,
जल का प्रदूषण। नंबर 3, नदी जल की भारी मात्रा में गाद मिट्टी का विद्यमान होना। नंबर 4, जल बहाव में ऋतुगत परिवर्तनशीलता। नंबर 5, राज्यों के बीच नदी जल विवाद। नंबर 6, मानव बसाव के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिए। गंगा नदी की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री यानी गोमुख हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नंबर 2, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं, इसके बाद यह गंगा कहलाती हैं। गंगा नदी हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार के दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर के 2 धाराओं में भागीरथी एवं हुगली में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम ये पद्मा हो जाता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। इसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियों और दक्षिण के प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियां आकर के मिलती हैं। नंबर 5, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। अगला प्रश्न है, हिमालयी अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र में क्या विशेषता है। नंबर 1, ये नदियाँ हिमालय से निकल कर के उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र नवीन है। यहाँ नदियाँ विसर्प बनाती हैं, अपने मार्ग को बदलती हैं। नंबर 4, ये नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और पूरा साल बहती रहती हैं, इसलिए इसे बारहमासी या सदानीरा कहते हैं। नंबर 5, ये नदियाँ अपने विकास की युवावस्था में हैं और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हुई मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है। उसका नाम मझली द्वीप भी है उस डेल्टा का। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये नदियाँ पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके पश्चिम में पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग से बहती हैं तथा ये विसर्प नहीं बनाती हैं। ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये नदियाँ अपने विकास की प्रौढ़ावस्था में हैं। इसकी नदी घाटी चौड़ी एवं उथली है। अगला प्रश्न है, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। नदियों को जोड़ने से निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे। बड़ी नदियों में जल शक्ति की संभावनाएं हैं। उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर और उत्तर पूर्व में मेघालय तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जल शक्ति की संभावनाएं हैं। यदि इन नदियों में अतिरिक्त जल को यदि इन नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी कम जल वाली नदियों को जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति संभव है। नदियों को आपस में जोड़ने से अन्न उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी और जल शक्ति का उत्पादन बढ़ जाएगा। साथ ही
बाढ़ व सूखे की स्थिति से राहत मिलेगी। तो इस प्रकार आपने अपना जो तीसरा चैप्टर था, भारत के भूगोल का तीसरा चैप्टर अपवाह तंत्र, उसका अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में अध्याय 4 आपके सामने प्रस्तुत होगा।